आप सभी का स्वागत है लासितास व्लॉग 1525 में। इस समय हम मैसूर शहर से श्रीरंगपट्टन की ओर जा रहे हैं। रास्ते में चारों तरफ हरियाली, खेत, नारियल के पेड़ और शांत वातावरण देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम श्रीरंगपट्टन के करीब पहुंचते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम समय में पीछे चले गए हों। यही वह भूमि है जहां कभी मैसूर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। करीब 250 साल पहले इन्हीं रास्तों पर सैनिक, घोड़े, हाथी और शाही जुलूस निकला करते। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कर्नाटक के सबसे ऐतिहासिक और खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक, टीपू सुल्तान का समर पैलेस, जिसे दरिया दौलत बाग के नाम से भी जाना जाता है। यह महल मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्रीरंगपट्टन में स्थित है। दोस्तों, यह सिर्फ एक महल नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास की एक ऐसी धरोहर है जहां हर दीवार, हर लकड़ी का खंभा और हर पेंटिंग हमें लगभग 250 साल पुरानी कहानी सुनाती है। अगर आपको इतिहास, यात्रा, फोटोग्राफी या पुरानी इमारतें पसंद हैं, तो यह जगह आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। दोस्तों, श्रीरंगपट्टन कावेरी नदी से चारों तरफ घिरा हुआ है। यही वजह थी कि यह स्थान सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। इसी जगह से टीपू सुल्तान ने अपने राज्य का संचालन किया और अंग्रेजों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। आज यह स्थान भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। इस महल की सबसे बड़ी खासियत इसकी लकड़ी की शानदार बनावट, सुंदर चित्रकारी और ऐतिहासिक महत्व है। यह महल टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन निवास था। यहीं पर वे अपने अधिकारियों और विदेशी मेहमानों से मुलाकात किया करते थे। आज यह स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित एक महत्वपूर्ण स्मारक है। इस वीडियो में हम जानेंगे टीपू सुल्तान कौन थे, उन्होंने अंग्रेजों से कैसे मुकाबला किया, दरिया दौलत बाग का निर्माण कब और कैसे हुआ, महल के अंदर मौजूद खूबसूरत पेंटिंग्स और संग्रहालय में क्या क्या देखने को मिलता है, और अगर आप यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको इस महल के ऐसे रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए, अब शुरू करते हैं हमारी ऐतिहासिक यात्रा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि दरिया दौलत बाग का निर्माण कब और कैसे हुआ। यह शानदार महल सन 1784 में टीपू सुल्तान द्वारा बनवाया गया था। यह उनका ग्रीष्मकालीन महल यानी गर्मियों में रहने का शाही निवास था। उस समय श्रीरंगपट्टन मैसूर साम्राज्य की राजधानी थी और टीपू सुल्तान चाहते थे कि उनका निवास प्रकृति की सुंदरता और शाही वैभव दोनों का प्रतीक बने। दरिया दौलत बाग नाम का अर्थ है समृद्धि का बगीचा या धन वैभव का उद्यान।
महल को एक विशाल और सुंदर बगीचे के बीच बनाया गया ताकि चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा और शांत वातावरण बना रहे। इस महल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे मुख्य रूप से सागौन, टीक की लकड़ी से बनाया गया है। उस समय सागौन की लकड़ी अपनी मजबूती, टिकाऊपन और सुंदर बनावट के लिए प्रसिद्ध थी। इसी कारण आज लगभग 250 वर्ष बाद भी यह महल अपनी मूल खूबसूरती का बड़ा हिस्सा संजोए हुए है। महल की वास्तुकला में इंडो इस्लामिक शैली की झलक दिखाई देती है। ऊंचे लकड़ी के स्तंभ, सुंदर मेहराबें, खुली बालकनियां और चारों ओर से आने वाली प्राकृतिक हवा इस इमारत को गर्मियों के लिए बेहद आरामदायक बनाती थीं। अगर आप दीवारों को ध्यान से देखें तो उन पर बने रंगीन भित्ति चित्र आपका ध्यान तुरंत खींच लेते हैं। इन चित्रों में शाही दरबार, सैनिकों की परेड, युद्ध के दृश्य, फूल पत्तियों की डिजाइन और उस समय के सामाजिक जीवन को बेहद सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। महल के अंदर का हर कमरा इस तरह बनाया गया था कि प्राकृतिक रोशनी और हवा आसानी से अंदर पहुंच सके। उस दौर में आधुनिक एयर कंडीशनिंग नहीं थी, इसीलिए इमारत की बनावट ही इसे ठंडा और आरामदायक बनाए रखने में मदद करती थी। इतिहासकारों के अनुसार टीपू सुल्तान इस महल का उपयोग केवल विश्राम के लिए नहीं करते थे। यहाँ वे विदेशी मेहमानों का स्वागत करते, महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन करते और राज्य के कई प्रशासनिक निर्णय भी लेते थे। आज यह महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) द्वारा संरक्षित एक राष्ट्रीय धरोहर है। हर वर्ष देश विदेश से हजारों पर्यटक इसकी अद्भुत वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व और अनोखी चित्रकारी को देखने आते हैं। जब आप इस महल में कदम रखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे समय लगभग 250 साल पीछे लौट गया हो। लकड़ी की नक्काशी, रंग बिरंगी दीवारें और शांत बगीचे आज भी टीपू सुल्तान के युग की कहानी सुनाते हैं। आइए अब अगले भाग में हम इस महल के अंदर मौजूद दुर्लभ पेंटिंग्स, संग्रहालय और ऐतिहासिक कलाकृतियों को करीब से देखते हैं। दोस्तों, अब हम प्रवेश कर चुके हैं दरिया दौलत बाग के अंदर। जैसे ही आप इस ऐतिहासिक महल में कदम रखते हैं, ऐसा लगता है मानो समय करीब 250 साल पीछे चला गया हो। सबसे पहले आपकी नज़र इन खूबसूरत हाथों से बनाई गई भित्ति चित्रों यानी म्यूरल पेंटिंग्स पर पड़ती है। ये पेंटिंग्स केवल सजावट नहीं है, बल्कि इतिहास की जीवंत कहानी सुनाती हैं। महल की दीवारों पर शाही दरबार, सैनिकों की परेड, राजकीय समारोह और उस समय के सामाजिक जीवन के दृश्य बेहद सुंदर ढंग से चित्रित किए गए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध चित्र 1780 के पोलीलूर के युद्ध, बैटल ऑफ पोलीलूर का है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली की सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी चुनौती दी थी। इस पेंटिंग में सैनिकों, घोड़ों, हाथियों और युद्ध के दृश्य इतने जीवंत हैं कि ऐसा लगता है जैसे इतिहास आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा हो। अब आइए संग्रहालय की ओर चलते हैं। संग्रहालय में आपको टीपू सुल्तान और मैसूर साम्राज्य से जुड़ी कई ऐतिहासिक वस्तुएं देखने को मिलती हैं। यहाँ प्रदर्शित हैं टीपू सुल्तान और उनके परिवार के चित्र, प्राचीन हथियार जैसे तलवारें, भाले और बंदूकें, पुराने सिक्के और मुद्राएं, शाही दस्तावेज और ऐतिहासिक अभिलेख, उस समय के नक्शे और दुर्लभ चित्र, मैसूर राज्य के प्रशासन और युद्धों से जुड़ी जानकारी। महल की लकड़ी की नक्काशी भी देखने लायक है। सागौन की लकड़ी से बने खंभे, मेहराबें और छतें उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत कला का परिचय देती हैं। महल की खुली बालकनियों से बाहर देखने पर चारों ओर फैले
हरे भरे बगीचे दिखाई देते हैं। यहाँ खड़े होकर आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी टीपू सुल्तान भी इसी स्थान से अपने उद्यान को निहारा करते होंगे। अगर आपको इतिहास, वास्तुकला या फोटोग्राफी में रुचि है, तो यह महल आपको निराश नहीं करेगा। हर कोना एक नई कहानी और एक नई तस्वीर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। दोस्तों, आखिर टीपू सुल्तान कौन थे और उन्हें मैसूर का शेर क्यों कहा जाता है? टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली, वर्तमान कर्नाटक में हुआ था। वे हैदर अली के पुत्र थे, जो बाद में मैसूर राज्य के शासक बने। बचपन से ही टीपू सुल्तान को युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी और प्रशासन की शिक्षा दी गई। सन 1782 में हैदर अली के निधन के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर राज्य की बागडोर संभाली। अपने शासनकाल में उन्होंने सेना को आधुनिक बनाया, प्रशासन में सुधार किए और व्यापार तथा कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास किया। टीपू सुल्तान को विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध उनके संघर्ष के लिए जाना जाता है। उन्होंने 4 आंग्ल मैसूर युद्धों में अंग्रेजों का सामना किया। उनकी सेना द्वारा लोहे के आवरण वाले रॉकेटों का उपयोग उस समय की एक महत्वपूर्ण सैन्य तकनीक माना जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे अपनी बहादुरी, दृढ़ निश्चय और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनका एक प्रसिद्ध कथन अक्सर उनसे जोड़ा जाता है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस कथन के सटीक स्रोत पर मतभेद हैं, लेकिन यह उनकी वीरता और संघर्ष की छवि को दर्शाता है। सन 1799 में श्रीरंगपट्टन की लड़ाई के दौरान टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के साथ मैसूर का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश प्रभाव दक्षिण भारत में और मजबूत हो गया। आज भी टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित शासकों में से एक हैं। कुछ लोग उन्हें एक महान योद्धा और दूरदर्शी शासक मानते हैं, जबकि उनके शासन और नीतियों को लेकर इतिहास में अलग अलग दृष्टिकोण भी मौजूद हैं। इसी कारण उनका जीवन आज भी अध्ययन और चर्चा का विषय बना हुआ है।
दोस्तों, अब सवाल आता है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का मुकाबला कैसे किया। 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ा रही थी, लेकिन दक्षिण भारत में एक ऐसा शासक था जिसने उनके विस्तार को खुली चुनौती दी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। बाद में स्वयं शासक बनने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। इतिहास में इन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो माइजोर वॉर्स के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान केवल बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक बनाया, सैनिकों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया और युद्ध के लिए बेहतर हथियार तैयार करवाए। उनकी सेना की सबसे बड़ी ताकत थी लोहे के आवरण वाले रॉकेट। उस समय अधिकांश सेनाएं साधारण बारूद का उपयोग करती थीं, लेकिन टीपू सुल्तान की सेना ने ऐसे रॉकेट विकसित किए जिनकी मार क्षमता अधिक थी। इन रॉकेटों ने कई युद्धों में अंग्रेजी सेना को आश्चर्यचकित कर दिया। बाद में ब्रिटिश इंजीनियरों ने इनसे प्रेरणा लेकर अपने कॉनग्रेव रॉकेट विकसित किए। टीपू सुल्तान ने केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि कूटनीति के स्तर पर भी अंग्रेजों का सामना किया। उन्होंने फ्रांस सहित अन्य शक्तियों से सहयोग स्थापित करने की कोशिश की ताकि अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। हालांकि अंग्रेजों ने समय के साथ मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम जैसे क्षेत्रीय शासकों के साथ गठबंधन कर लिया। इससे मैसूर राज्य पर दबाव बढ़ता गया। अंततः 1799 में श्रीरंगपट्टन की घेराबंदी के दौरान अंग्रेजी सेना ने किले पर अंतिम हमला किया। टीपू सुल्तान ने आत्मसमर्पण करने के बजाय युद्ध भूमि में लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनकी वीर गति के साथ मैसूर के स्वतंत्र शासन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन उनका साहस, नेतृत्व और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष भारतीय इतिहास में आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। आज जब हम इस महल और श्रीरंगपट्टन की धरती पर खड़े होते हैं, तो यह स्थान हमें उस दौर की याद दिलाता है जब एक शासक ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंत तक संघर्ष किया और इतिहास में अमर हो गया। अगर आप भी दरिया दौलत बाग घूमने की योजना बना रहे हैं, तो ये कुछ उपयोगी सुझाव आपकी यात्रा को और भी बेहतर बना सकते हैं। सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच का माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और बगीचों की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। अगर संभव हो तो सुबह जल्दी या शाम के समय आए। इस समय भीड़ कम होती है और फोटोग्राफी के लिए प्राकृतिक रोशनी भी शानदार मिलती है। महल एक संरक्षित ऐतिहासिक धरोहर है, इसलिए दीवारों, पेंटिंग्स और लकड़ी की नक्काशी को हाथ लगाने से बचें। इससे इन अमूल्य धरोहरों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। आरामदायक जूते पहनकर आई, क्योंकि आपको महल और उसके विशाल बगीचे में पैदल घूमना होगा। अपने साथ पानी की बोतल रखें, खासकर गर्मियों में। परिसर को साफ रखें और कहीं भी कूड़ा न फेंकें। यदि आप मैसूर घूमने आए हैं, तो अपनी यात्रा में श्रीरंगपट्टन किला, गुंबज, गुंबाज और श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी शामिल करें। ये सभी स्थान पास हैं और एक ही दिन में आराम से देखे जा सकते हैं। दोस्तों, दरिया दौलत बाग सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि यह साहस, कला और विरासत का जीवंत प्रतीक है। यहाँ बिताया गया हर पल आपको भारत के गौरवशाली इतिहास से जोड़ देता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लासितास व्लॉग 1525 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई यात्रा और एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।